ये स्टूडेंट आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2.11 ह्रास डेप्रिसिएशन। और हमारा आज का टॉपिक है मूल ह्रास की गणना एवं लेखा करने के नियम, रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कि जब भी हम अपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे तो कौन कौन से वो रूल हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो हम पढ़ते हैं इनको। ह्रास की गणना और लेखा करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान हो। दूसरा, वर्ष के मध्य संपत्ति का क्रय। तीसरा है वर्ष के मध्य संपत्ति की बिक्री। चौथा है लाभ हानि की गणना। अगला है प्रतिशत या प्रतिवर्ष की दर से। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। ह्रास की राशि का प्रतिवर्ष समान। स्थायी किस्त पद्धति में प्रतिवर्ष ह्रास की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है। क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की गणना प्रतिवर्ष करनी होगी और यह घटे हुए शेष पर की जाएगी। फलस्वरूप ह्रास की राशि प्रतिवर्ष कम होती जाएगी। तो इसमें जो हमारे डेप्रिसिएशन की रेट है वो हर साल यानी एवरी ईयर वो इक्वल होती है, इक्वल। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है यही है कि ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान। तो इसमें ये बताया गया जो हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन के दो मेथड हमने पढ़े, इससे रिलेटेड वीडियो आपने पहले देखी होंगी। तो जो ये डेप्रिसिएशन से जो हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, उसके अंदर हमें हर साल यानी एवरी ईयर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक सा होता है, एक जैसा होता है, यानी हर साल वो इक्वल होता है। जबकि जो हमारा डायमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है उसके अंदर जो ह्रास की जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है वह हर साल कम होती जाती है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो उसके बैलेंस पर निकाला जाता है। यानी हर साल हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमें हर साल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी होगी, डेप्रिसिएशन निकालना होगा। जबकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमें बार बार डेप्रिसिएशन निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यानी ह्रास की जो राशि है, ह्रास की जो अमाउंट है वो हमको कैलकुलेट करना है पहले। तो अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो उसमें एक ही बार करेंगे, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो उसमें हमें हर साल डेप्रिसिएशन निकालना होगा। इसमें दूसरा टॉपिक था वर्ष के मध्य संपत्ति का क्रय। यानी जब हम किसी भी एसेट्स को अपने ईयर के मिडिल में या ईयर में कभी भी खरीद रहे हैं, स्टार्टिंग से एंड के बीच में कभी भी खरीदते हैं, तो ऐसे में भी हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आइए हम पढ़ते हैं। यदि कोई मशीन या संपत्ति वर्ष के मध्य में क्रय की जाती है तो वर्ष के मध्य में क्रय की गई संपत्ति की प्रविष्टि करनी चाहिए और वर्ष के अंत में उस पर ह्रास निकाला जाना चाहिए। ह्रास निकालते समय प्रतिशत या प्रतिशत शब्द के साथ वार्षिक शब्दों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत या प्रतिशत वार्षिक का प्रभाव ह्रास की राशि पर पड़ता है। तो इसमें बताया गया कि जब भी हम अपने एसेट्स को परचेज करते हैं, क्रय करते हैं या कोई मशीन परचेज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिस समय हमने परचेज की उसी समय हमें उस पर उसकी एंट्री अपने अकाउंट्स फिक्स एसेट्स अकाउंट में करनी होती है और उस ईयर के एंड होने पर उस पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। यानी जिस भी समय हमने परचेज की उसी समय उसको वहाँ रिकॉर्ड कर दिया और ईयर एंडिंग पर उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो प्रतिशत या प्रतिशत के साथ हमारा वार्षिक यानी परसेंटेज या परसेंटेज के साथ जो एनुअली या पर एनम वर्ड दिया होता है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों वर्डों का हमारे डेप्रिसिएशन के अमाउंट पर इफेक्ट आता है, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। अगला है वर्ष के मध्य संपत्ति की बिक्री। यानी ईयर के अगर मिडिल में यानी फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग से ईयर एंडिंग के बीच में अगर हमारी कोई एसेट सेल हो रही है तो हमें क्या करना है। तो हम पढ़ते हैं कि यदि वर्ष के मध्य में कोई संपत्ति बेची जाती है तो उसके बेचने से लाभ या हानि होगा, यह रकम लाभ हानि खाते में आंतरित की जाती है। अगर हानि की रकम ज़्यादा है तो उसे 3-4 वर्षों में फैलाकर कुल हानि का कुछ भाग प्रतिशत लाभ हानि में लिखकर हानि का लेखा पूर्ण कर लेना चाहिए। तो इसमें ये बताया कि अगर हम अपनी
एसेट्स को बेच रहे हैं, तो जब भी हम एसेट्स बेचेंगे, फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे, तो उस पर हमें कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस होगा ही, और ऐसे प्रॉफिट लॉस को हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। यदि ये प्रॉफिट लॉस की अमाउंट अगर ज़्यादा होती है, तो उसे हम अलग अलग ईयर में फैलाकर उसका कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट हर साल लाभानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखकर उस हानि का लेखा पूर्ण कर लेंगे। यानी एक बार में इकट्ठा लॉस ना दिखाकर उसको 3-4 सालों में यूज़ करके या फैलाकर हम उसको उसकी एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है लाभ या हानि की गणना, यानी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन। हानि या लाभ की गणना करते समय सर्वप्रथम हमें बेची जाने वाली उस संपत्ति के वास्तविक मूल्य का पता लगाना चाहिए। वास्तविक मूल्य का पता इस संपत्ति के मूल्य में से कुल ह्रास की रकम घटाने पर लग जाता है। वास्तविक मूल्य में विक्रय मूल्य घटाने पर अगर शेष बचता है तो हानि होती है, और यदि विक्रय मूल्य से वास्तविक मूल्य कम है तो लाभ होगा। तो इसमें ये बताया कि हमें प्रॉफिट लॉस की भी कैलकुलेशन करनी होती है इसके अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो एसेट्स हमने बेची है उसकी हमें रियल वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता करनी होगी। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एसेट्स की वैल्यू है उसमें से डेप्रीशिएशन की रेट घटाकर, यानी जिस समय हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं उस समय तक का डेप्रीशिएशन उसमें से माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आता है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू कहलाती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कहलाती है। और अगर ये हमारी एक्चुअल वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, यानी जितने की हमने बेची वो अमाउंट हमारा अगर ज़्यादा है, और जो उसकी सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है और एक्चुअल वैल्यू कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा। और इसके अपोजिट यदि हमारी सेलिंग प्राइस कम है और एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है तो वो हमारा लॉस होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रतिशत या प्रति वर्ष की दर से, यानी ह्रास जो डेप्रिसिएशन की रेट है उसके साथ परसेंटेज या परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड दिया गया हो, और जब परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड ना दिया गया हो तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो इसमें दिया ह्रास के प्रतिशत के बाद प्रतिवर्ष शब्द लिखा भी जाता है और कभी नहीं भी, जैसे 10% की दर या 10% प्रतिवर्ष की दर। इन दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता है। यानी जब हम सवाल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे डेप्रिसिएशन की रेट है उसके साथ कभी कभी हमें केवल परसेंटेज यानी 10% अकेला लिखा होता है, कभी कभी 10% पर एनम या एन्युटी, या हिंदी में अगर देखेंगे तो प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द उसमें दिया होता है। और इन दोनों में अलग अंतर होता है और इनके इफ़ेक्ट हमारे डेप्रिसिएशन की रेट पर पड़ते ही हैं। तो हम पता करते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट इसके हमारे आते हैं, या हमें जब इस तरह के वर्ड दिए गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें बताया यदि ह्रास की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द लिखा है तो जितने समय संपत्ति का उपयोग हुआ है उतने समय का ह्रास निकाला जाएगा। यानी अगर हमारे डेप्रिसिएशन के रेट के साथ पर एनम, एन्युटी या प्रतिवर्ष या वार्षिकी शब्द दिया है तो उस कंडीशन में जितने टाइम हमने एसेट्स को यूज़ किया है उतने टाइम का हमें उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमने कोई एसेट्स जनवरी में हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है और उसके 2 महीने बाद यानी मार्च में अगर हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर पर एनम या वार्षिक या प्रतिवर्ष शब्द दिया है तो ऐसी कंडीशन में हमें डेप्रिसिएशन मार्च से दिसंबर तक लगाना होगा। यानी 9 महीने का हम 10 महीने का उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसके विपरीत जब हमारी ह्रास की दर के साथ वार्षिक या प्रतिवर्ष शब्द नहीं दिया होता तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे साथ हमारे जो डेप्रिसिएशन की रेट है उसके साथ एन्युटी या पर एनम वर्ड नहीं दिया है, यानी वार्षिक या प्रतिवर्ष शब्द नहीं दिया होता, तो ऐसी संपत्ति में हम संपत्ति को खरीदते समय, जिस समय हम संपत्ति एसेट्स परचेस कर रहे हैं उस समय हमें पूरे साल का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना होगा। और इसी तरह जिस ईयर में हम अपनी एसेट्स को बेच रहे हैं उस साल कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी जब हम एसेट्स परचेस करेंगे तो उस समय हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, चाहे एसेट्स को हमने कभी भी परचेस किया हो। और इसी तरह से सेल करते समय उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, चाहे हमने उस
एसेट्स को कभी भी बेचा हो। तो स्टूडेंट, ये थे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते समय या डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते समय कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।